गुड मॉर्निंग। लाइव हो गए हम लोग। आज से क्लास का टाइम थोड़ा अर्ली हो गया है, 10:30 की बजाय 10 o'clock हो गया है। तो 10:04 में हम लोग लाइव हो गए हैं। बल्कि लाइव तो पहले ही हो गए थे, 10:04 में मैं आया हूँ स्क्रीन पे। और कल इंडिया ने क्या शानदार जीत हासिल की। कितने लोग मैच देख रहे थे? मेरी तो शाम में क्लास थी तो मैं मैच नहीं देख पाया। लेकिन मेरी क्लास में कोई बच्चा ही नहीं आया, मतलब बच्चे आए, लेकिन जहाँ पर आप उम्मीद करेंगे कि 500 प्लस बच्चे आएंगे लाइव में, वहाँ पर मुश्किल से 50-60 बच्चे थे। और मैं किसी को टोक भी नहीं रहा था कि भाई तुम क्यों नहीं आए। और कई बच्चे तो आकर के चले गए शाम की क्लास से। और मैं समझ रहा था कि देश का मामला है, किसी को रोकना नहीं चाहिए। मैंने मैच खत्म होने के बाद फिर न्यूज़ में देखा, फिर मेन मेन चीज़ें पढ़ी मैच के बारे में। तो मेरी तो मैच इसी तरह की रही कि मैच के बाद मैच की खबर मुझे मिली। हाँ, इंडिया ने कितने रन बनाए थे वो सारी खबर टाइमली मुझे मिल गई थी, लेकिन बाकी खबर मैच के बाद मिली। विराट कोहली की 50th सेंचुरी। ठीक है। हाँ, मोहम्मद शामी ने भी 7 विकेट ले लिए। मुझे पता था इंडिया ही जीतेगी। पता तो मुझे भी था, लेकिन मैंने सोचा कि एक बार थोड़ा जीत ले, तब उसको सेलिब्रेट करेंगे। और बस अब संडे को फाइनल के लिए आप लोग तैयार हो जाइए। सारी पढ़ाई वगैरह सैटरडे की शाम तक कर लीजिएगा, कि संडे को एकदम बेफिक्र हो करके पूरी कंसंट्रेशन के साथ, वो कंसंट्रेशन जो कभी क्लास में भी नहीं आई हो, वो कंसंट्रेशन के साथ संडे का फाइनल देख लीजिएगा। इंडिया तीसरी बार वर्ल्ड कप लिफ्ट करने जा रहा है इस संडे को। तो देखना जरूरी है। मैं भी संडे को सारी क्लासेस ऑफ करके और पूरी एकाग्रता, पूरी तन्मयता के साथ मैच को अपना टाइम दूंगा। संडे का दिन छठ के का भी दिन है। आप में से जितने लोग बिहार और उत्तर प्रदेश से हैं, तो छठ के महत्व को जानते ही होंगे। बेशक आपके घर में छठ होती हो या नहीं होती हो, छठ के महत्व से आप लोग अनभिज्ञ नहीं होंगे। तो संडे को शाम वाली पूजा है और मंडे को सुबह वाली पूजा है। तो संडे को दो दो ओकेजन है सेलिब्रेट करने को। चलिए, अब क्लास को शुरू कर लिया जाए। आप लोगों का चैट मुझे बहुत अच्छे से दिख रहा है। वीडियो की फीडबैक, वीडियो तो सामने है, बहुत अच्छा है वीडियो। और जहाँ तक रही बात ऑडियो की, तो ऑडियो आप लोगों ने कंफर्म कर ही दिया है। अगर ऑडियो में कोई दिक्कत होती तो अभी तक आप लोग बता चुके होते। तो अगर आपकी तरफ से ऑडियो को लेकर के कोई खबर नहीं आई है तो वो अच्छी ही खबर है। इसका मतलब है कि ऑडियो को जिस तरह से काम करना चाहिए वैसे ही काम कर रहा है। लेट अस स्टार्ट सेशन 27। और ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की फाइनल क्लास है। सेशन 27, आईपीआर पार्ट 3। इस आईपीआर पार्ट 3 में हम लोग इंडियाज पेटेंट लॉ के बारे में थोड़ा सा लिखेंगे। इसके बाद कॉपीराइट्स एक्ट पर आएंगे। और उसके बाद इंडिया में जीआई टैक्स पर आएंगे। तो ये तीन चीज़ें हम लोग आज की क्लास में करने जा रहे हैं। और बस एक सेकंड का टाइम दे दीजिए, पेटेंट वाली फाइल को मैं अपने सामने ओपन कर लूं, सो दैट कि कुछ आपसे छूटे नहीं, मुझसे छूटे नहीं। ठीक है, तो कल हमने जहाँ पे लास्ट में डिस्कशन की थी, तो उसी रिकैप से शुरू करते हैं। और अब मेरे साथ आप लोग लिखने का भी काम करेंगे। तो रिकैप ये था कि जब इंडिया इंडिपेंडेंट हुआ तो हमारे पास ब्रिटिश टाइम का पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट होता था, जिसमें पेटेंट्स और तरह तरह के इंडस्ट्रियल डिज़ाइंस कवर होते थे। इंडिया के इंडिपेंडेंट होने के बाद
हमने इसी एक्ट को अगले ऑलमोस्ट 23 साल तक कैरी किया। 1947 में हम इंडिपेंडेंट हुए हैं और हमारा 1970 में नया पेटेंट एक्ट आता है। पेटेंट के साथ हमारी प्रॉब्लम थी क्योंकि हम देख पा रहे थे कि ये ब्रिटिश टाइम की जो पेटेंट एक्ट है, पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट, वो हमारे पर्पसेस को सर्व नहीं कर रहा था। हमारे पर्पसेस को यूँ सर्व नहीं कर रहा था कि हमारी उम्मीद थी कि हमारे कंट्री में दवाओं का, फर्टिलाइज़र का, प्रोसेस्ड फूड का, ख़ास तौर पे जो बेबी फ़ॉर्मूला होता है, जो बच्चों को दिया जाता है, उनका और भी मैन्युफैक्चरिंग होगा और भी उसके मैन्युफैक्चरर आगे बढ़ कर के आएँगे और वो चीपली और वाइडली अवेलेबल होगा हमारी कंट्री में। ऐसा इसलिए नहीं हो पाया क्योंकि इन सब का जो फ़ॉर्मूला था, चाहे वो फर्टिलाइज़र का फ़ॉर्मूला हो या पेस्टिसाइड का फ़ॉर्मूला हो या मेडिसिन का फ़ॉर्मूला हो या बेबी फूड का फ़ॉर्मूला हो, ये कहीं न कहीं पेटेंट से प्रोटेक्टेड थे और जो पेटेंट होल्डिंग कंपनीज़ थीं, वो उन कंपनीज़ को पेटेंट देने के लिए तैयार नहीं थीं, जो इसका मैन्युफैक्चर करने के लिए तैयार थे, बशर्ते उनको इसका फ़ॉर्मूला दिया जाए। इसको लेकर के इंडिया ने ये ज़रूरत समझी कि हमारे पेटेंट लॉ को चेंज की जाए। पेटेंट लॉ को स्टडी करने के लिए और इंडिया ओरिएंटेड कैसे उसमें चेंजेस लाए जाएं, सबसे पहले हमने 1949 में बख्शी टेकचंद कमेटी को एस्टैब्लिश किया। बख्शी टेकचंद कमेटी ने रिकमेंडेशंस दिए कि पेटेंट लॉ को कैसे हम मॉडिफाई कर सकते हैं। हमने मॉडिफाई भी किया। कुछ हद तक हमारे पर्पसेस सर्व हुए, लेकिन पूरी तरह से सर्व नहीं हुए। फिर हम आते हैं 1959 की एक दूसरी कमेटी पे, जो थी राजगोपाल आयंगर कमेटी, जस्टिस राजगोपाल आयंगर कमेटी, जिसने ये रिकमेंड किया कि इंडिया को एक ऑल टुगेदर नए पेटेंट लॉ की ज़रूरत है। इंडिया जब तक कि ये नए पेटेंट लॉ को नहीं अडॉप्ट करेगा, इंडिया की जो ज़रूरतें हैं, वो कहीं न कहीं सबसर्विएंट होंगी पेटेंट रेस्ट्रिक्शंस के। मतलब पेटेंट रेस्ट्रिक्शन उन इंडिया की ज़रूरतों को पूरा नहीं होने देंगे। इसलिए उन्होंने रिकमेंड किया कि इंडिया को एक नए पेटेंट एक्ट की ज़रूरत है। 1960 का डिकेड काफ़ी उथल-पुथल भरा रहा। हमारे 2-2 वॉर्स हुए, हमारे 2-2 पदासीन प्रधानमंत्री का निधन हुआ और एक राजनीतिक अस्थिरता, 2 अकाल हुए, 2 युद्ध हुए, 2 प्रधानमंत्रियों की ऑफिस में रहते हुए मृत्यु हुई और राजनीतिक अस्थिरता का माहौल था। एक्सटर्नली भी एक तरह का एग्रेशन का माहौल था। चाइना ने हम पे हमला किया था, पाकिस्तान ने हम पे हमला किया था। इसलिए 1970 तक हम कुछ भी पेटेंट में मेजर बदलाव नहीं कर पाए। जो जस्टिस राजगोपाल अयंगर कमिटी की जो रिकमेंडेशंस थी, वो लास्टली जाकर के 1969 में हमने एक नए लॉ को ड्राफ्ट करना शुरू किया और वो लॉ 1970s में पास होता है। 1970s नहीं, 1970 उस ईयर में ही वो लॉ पास होता है, जिसका नाम है इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970। आज तक हमारे कंट्री में यही पेटेंट्स एक्ट चल रहा है, लेकिन टाइम टू टाइम इस पेटेंट एक्ट में भी चेंज हुआ है और सबसे मेजर चेंज तब हुआ जब इंडिया ने 1995 में डब्ल्यूटीओ की मेंबरशिप ली। डब्ल्यूटीओ के मेंबरशिप लेते ही हमने कल पढ़ा है, आपको ट्रिप्स के अग्रीमेंट को साइन करना पड़ेगा और आप ट्रिप्स के प्रोविजन से फिर बंध जाते हैं। ट्रिप्स ने सारे डेवलपिंग कंट्रीज को ये मौका दिया था कि 10 साल आप अपने आप को दें, जब आपके पेटेंट, कॉपीराइट और ओवरऑल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स का जो सिस्टम है, वो ट्रिप्स के प्रोविजंस के मुताबिक हो सके। इंडिया ने उस विंडो ऑफ 10 इयर्स को यूज किया और इंडिया ने धीरे धीरे अपने इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी लॉज को चेंज किया है। सारे मेजर चेंजेस लास्ट 2005 तक हो गए थे क्योंकि 2005 में ये एक्सपायर हो रहा था, 10 साल का जो हमें टाइम दिया गया था और सिर्फ इंडिया ही नहीं बल्कि बहुत सारे कंट्रीज को ये टाइम दिया गया था। तो हमने इवेंचुअली अपने पेटेंट लॉज को, अपने कॉपीराइट लॉ को अलाइन कर लिया पूरी तरह से ट्रिप्स के प्रोविजंस के हिसाब से। तो आज इंडिया का पेटेंट लॉ है तो वही पेटेंट्स एक्ट 1970, बट विद अ लॉट ऑफ मॉडिफिकेशंस व्हिच मेक इट totally compliant, totally in alignment with the provisions of the Trade Related Intellectual Property Rights Agreement
ऑफ द WTO। इन चीज़ों को हम लोग एक टैबुलर तरीके से लिखेंगे। उसके बाद हम फिर पेटेंट एक्ट के ओरिजिनल प्रोविजंस को देखेंगे और अब पेटेंट एक्ट के प्रोविजंस क्या हैं उसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। अब आप लोग थोड़ा कंसंट्रेट होकर के चीज़ों को लिखने के लिए तैयार हो जाइए। पेटेंट लॉ इन इंडिया। जब हम आज़ाद हुए स्वतंत्रता के समय, एट इंडिपेंडेंस, हमारे पास था इंडियन पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911। ये जाहिर है ये ब्रिटिश एरा लॉ था, मतलब कि ब्रिटिश काल का कानून था। इससे बहुत ज़्यादा हमारे इंटरेस्ट सर्व नहीं हो रहे थे। फिर हमने दो अलग अलग कमिटीज़ एस्टैब्लिश की। अब उन कमिटीज़ पर हम चर्चा करते हैं। भारतीय हितों को सुरक्षित करने के लिए संशोधन की आवश्यकता। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे नीड फॉर अमेंडमेंट, नीड फॉर अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियन interests, need for amendment to protect Indian interests। ब्रिटिश गलत लिखे हैं सर आप। हाँ, मुझे भी लग रहा था। ठीक है, उन लोगों ने भी हमारे साथ बहुत अत्याचार किया, उनका नाम बिगाड़ दिया तो क्या हो गया। आपका दिल रखने के लिए हम बदल देते हैं। वैसे ब्रिटिश का नाम बिगाड़ भी दिया तो कोई बहुत बड़ा गुनाह नहीं किया। उन्होंने भी बड़े गलत काम किए हैं इंडिया में। ठीक है, जानबूझ के लिखा था गलत? नहीं, जानबूझ के नहीं लिखा था, गलती से गलत हुआ था। एक स्पेलिंग एरर हो जाए आप लोग कितना एक्टिव हो जाते हैं। अब मैं जानबूझ करके कुछ कुछ गलत लिखूंगा कि आप लोगों का अटेंशन बना रहे बोर्ड पे, नहीं तो इधर उधर अटेंशन जाता है ना आपस में बातचीत करने में, तो वो अटेंशन जाएगा नहीं। अब मैं जानबूझ करके भी कुछ कुछ गलत लिखा करूंगा, कम से कम इसी बहाने आप लोग एकदम फोकस पे रहेंगे। चलो तो इंग्लिश में भी लिख लिया, नीड फॉर अमेंडमेंट टू प्रोटेक्ट इंडियन इंटरेस्ट। अब इस मामले में दो कमिटीज एस्टैब्लिश होती हैं। ठीक है, हिंदी वाले बच्चे लिखेंगे दो अलग अलग समितियों का गठन। दो अलग अलग समितियों का गठन। सबसे पहली समिति क्या थी? 1949 की कमेटी थी। इस कमेटी को क्या कहते हैं? बख्शी टेकचंद कमेटी। बख्शी टेकचंद कमेटी।
इन्होंने पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट 1911 में संशोधन सुझाए। ओके, तो जो बख्शी टेकचंद कमेटी थी, उन्होंने नए पेटेंट्स एक्ट की बात नहीं की। बख्शी टेकचंद कमेटी ने कहा कि जो 1911 का पेटेंट्स एंड डिज़ाइन एक्ट है, उसमें आप चेंजेस कर सकते हैं। फिर 1959 जस्टिस राजा गोपाल अयंगर कमेटी, ये 1959 की कमेटी है, जस्टिस राजा गोपाल अयंगर कमेटी। तो इस कमेटी ने कहा एक पूर्णतः नए पेटेंट व्यवस्था को स्थापित किया जाए। ठीक है, तो उन्होंने एक पूर्णतः नए पेटेंट व्यवस्था का सुझाव दिया। दैट मीन्स कि उन्होंने ये कहा कि सबसे पहले आप अपने पेटेंट कानून को बदलिए। तो इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे सजेस्टेड ऑल टुगेदर अ न्यू पेटेंट सिस्टम। सजेस्टेड ऑल टुगेदर अ न्यू पेटेंट सिस्टम। आपस में बात बंद करें पी ठाकुर, श्रेया और रोहिणी। नाम इसलिए ले रहा हूं कि नाम लूंगा अगर आप क्लास को डिस्ट्रैक्ट करेंगे आपस की बात करके। अमन पूछ रहे हैं कि सर ये इंडियन पेटेंट सिस्टम में चल रहा है। बिल्कुल, जो कल वाला हेडिंग था, कल हमने बस स्टोरी समझी थी, लिखा नहीं था अमन, इसलिए आज लिख रहा हूं। आपस में बात बंद करें। ठीक है, जो आपस में बात करेंगे उनका नाम लेकर के मैं विशेष रूप से सम्मानित करूंगा इस क्लास में, भरी महफिल में। तो इससे अवेयर रहें और हो सकेगा तो मैं अपने पैड पे, ये रहा पैड, मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, तो ये पैड पे नाम भी लिख लूंगा। तो जो लोग बार बार रिपीट ऑफेंस करेंगे तो उनको ब्लॉक कराने की भी व्यवस्था करेंगे। ठीक है, तो जो लोग भी क्लास में डिस्ट्रैक्शन का काम करते हैं उन्हें विशेष रूप से सम्मानित करना चाहिए, तभी वो लोग भी अपने योगदान को समझेंगे। आकाश चौहान सर समझ में नहीं आ रहा, कल की क्लास आखिर तक की थी तो समझ में आ रहा होगा, आकाश नहीं की होगी तो ये चीजें थोड़ी ऊपर से जाएंगे। नहीं, अवार्ड ऐसे दिया जाएगा कि सबसे पहला अवार्ड तो है नाम लेकर के, दूसरा है कि एक बार और नाम लेकर के, और एकदम जो टॉप गोल्ड मेडल है वो ब्लॉक करा के। चलो, तो इन्होंने दे रिकमेंडेड ऑल टुगेदर अ न्यू पेटेंट सिस्टम। तो ये हो गया हमारा, एक तरह से कह लो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जो है हमारे कंट्री का, पेटेंट लॉ को लेकर के, ये हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है हमारे कंट्री में। ठीक है, मूविंग नेक्स्ट, 1970 इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 पारित एवं लागू होता है। ठीक है, लागू 1971 से हुआ, नोटिफिकेशन 1971 में हुई, लेकिन पारित 1970 में हो गया था। ठीक है, तो ये जो था भारत का नया पेटेंट अधिनियम था। इंग्लिश वाले बच्चे लिखेंगे
इंडियाज न्यू पेटेंट एक्ट, इसके बाद लिखेंगे P&D Act 1911 got repealed after this. P&D Act 1911 got repealed after this. इसका मतलब है कि इसके बाद पेटेंट्स एंड डिजाइन्स एक्ट 1911 अब रिपील हो गया। ये लास्ट पॉइंट है। ये अभी भी प्रभावी है, लेकिन कई इसमें संशोधन हो चुके हैं। इंग्लिश में लिखिएगा, स्टिल इन फोर्स बट विद सेवरल, still in force but with several amendments. Still in force but with several amendments. जीआई टैग पे आ रहे हैं बाबू, जीआई टैग की अभी चिंता मत करो, ठीक है। चलो, अब हम आते हैं इसके ओरिजिनल स्वरूप में क्या क्या प्रोविजन थे और आज इसके मॉडिफाइड स्वरूप में क्या क्या प्रोविजन हैं। मेन प्रोविजंस इन द ओरिजिनल फॉर्म। मूल स्वरूप में मुख्य प्रावधान, सबसे पहला प्रावधान था पेटेंट योग्यता का। पेटेंटेबिलिटी, कि क्या क्या पेटेंटेबल है, ठीक है। क्या क्या पेटेंटेबल है वो पहले डिफाइन करना जरूरी है, सो दैट कि जो लोग पेटेंट के लिए अप्लाई कर रहे हैं उनको पता हो कि पेटेंट ये हो भी सकता है या नहीं हो सकता। 5 चीजें कही गई। सबसे पहला ये कि ये नई चीज होनी चाहिए जो आज तक किसी ने देखी नहीं है या पहले से मौजूद नहीं थी, ठीक है, ये नई चीज होनी चाहिए। दूसरा कि ये इन्वेंशन होना चाहिए, दैट मीन्स इट शुड बी द क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड। ऐसा नहीं कि ये पहले से मौजूद है, बस आपने उसकी खोज भर कर दी, वो नहीं, ये ह्यूमन माइंड की क्रिएशन होनी चाहिए। तीसरा, ये इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होना चाहिए। कौन सी चीजें इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल हो सकती हैं? वो चीज जो 2 क्राइटेरिया को फुलफिल करती है। सोच के देखो कि जब मैं कहता हूं कि ये चीज इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है, तो उससे मेरा मतलब ये है कि ये सबसे पहले कि लोगों की किसी प्रॉब्लम को, लोगों की किसी जरूरत को वो पूरी कर रहा है या नहीं कर रहा। अगर कोई चीज लोगों की कोई भी जरूरत को पूरी ना करे तो वो इंडस्ट्रियली रेलिवेंट है ही नहीं, वो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल है ही नहीं, कोई भी उसको मैन्युफैक्चर नहीं करेगा। और दूसरी बात ये कि क्या ये मास प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। अगर आपने कोई इतनी कॉम्प्लिकेटेड चीज बनाई कि वो मास प्रोड्यूस ही नहीं हो सकता, तो उस पर पेटेंट किस बात का, राइट। तो दोनों ही चीजें, ये इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल होने के लिए ये लोगों की किसी जरूरत को फुलफिल कर रहा हो और साथ ही साथ ये मास प्रोड्यूस हो सकता है या नहीं हो सकता। उसके बाद ये है कि हमारे इसी पेटेंट एक्ट में सेक्शन 3 और सेक्शन 4, धारा 3 और धारा 4 है।
जो बड़ा इम्पोर्टेंट है। और धारा 3 और धारा 4 में बेसिकली उन चीज़ों को समझाया गया है, उन चीज़ों को इंक्लूड किया गया है, जिससे कि कोई भी चीज़ पेटेंट के एप्लीकेशन के लेवल पे ही डिसमिस कर दी जाएगी। मतलब कि अगर वो धारा 3 और धारा 4 के किसी भी प्रोविज़न के तहत आ जाती है, तो उसको पेटेंट के लिए एक्सेप्ट ही नहीं किया जाएगा। समझ गए? तो धारा 3 और धारा 4 के प्रावधानों के उल्लंघन में नहीं होना चाहिए। और लास्ट कि भारत के किसी भी मौजूदा कानून का भी उल्लंघन नहीं करना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एक पॉइज़न बना दिया दवा के नाम पे, जो इंसानों को आराम से मौत देने के काम आती हो और उसको मतलब स्पाई लोग या किसी गलत इंटेंशन से लोग उसको यूज़ करने लग जाएँ। तो वो पॉइज़न पेटेंटेबल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? वो हो सकता है कि नॉवेल है, वो हो सकता है कि इन्वेंशन है, वो हो सकता है कि इंडस्ट्रियली भी एप्लीकेबल हो। जो लोग क्रिमिनल माइंडेड हैं, उनकी किसी ज़रूरत को भी पूरी करता है और चूँकि इसका फ़ॉर्मूला है, तो वो फ़ॉर्मूला किसी मेडिसिन बनाने वाली कंपनी को दे दो, तो वो मास प्रोड्यूस भी उसको कर देगा। तो इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल भी है। और मान लो कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 के प्रोविज़न्स को अट्रैक्ट भी नहीं करता, दैट मीन्स कि ये दूसरे हिसाब से भी पेटेंटेबल है। लेकिन फिफ्थ क्या है कि इट शुड नॉट वायलेट एनी लॉ ऑफ द लैंड। अब किसी को विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ किसी को भी किसी के लाइफ को भी हानि पहुंचाना इज नॉट ओनली अगेंस्ट द लॉ बट इट इज अगेंस्ट द कॉन्स्टिट्यूशन ऑल्सो, है ना। आर्टिकल 21 क्या कहता है तो आपको भी पता है। तो लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट कि किसी लॉ के भी वायलेशन में इसको नहीं होना चाहिए। अदरवाइज क्राइम करने के तमाम नए नए टूल्स बनते रहेंगे और उन पे पेटेंट भी मिलता रहेगा। तो ये 5 चीजें कही गई कि ये पेटेंटेबल है। उसके बाद हम आते हैं कि पेटेंट की प्रोविजंस क्या थी, मतलब कि उसका ड्यूरेशन क्या था और प्रोसेस पे पेटेंट था या प्रोडक्ट पे पेटेंट था। थोड़ी कहानी आपने कल समझ रखी है। ठीक है, तो पेटेंट योग्यता 5 चीजें। फर्स्ट, नॉवेल, नया। इसके नीचे लिखने की जगह छोड़िएगा, मैं कुछ लिखवाऊंगा नॉवेल के नीचे। दूसरा, इन्वेंशन, जो भी है वो आविष्कारी होना चाहिए। तीसरा, इंडस्ट्रियली एप्लीकेबल, उद्योग में। इसको ऐसे लिखे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। औद्योगिक अनुप्रयुक्तता कि उद्योगों में ये अप्लाई हो सकता है। नॉट रेस्ट्रिक्टेड बाय सेक्शन 3 एंड सेक्शन 4। और लास्ट है नॉट वायलेटिव ऑफ एनी आईपीसी प्रोविजन और अदर लॉ। ठीक है, इन दोनों की हिंदी आप लिखिए।
तो ये 5 प्रोविज़न थे कि ये नया होना चाहिए, आविष्कारी होना चाहिए, औद्योगिक अनुप्रयुक्तता होनी चाहिए, धारा 3 और धारा 4 से नियंत्रित या प्रतिबंधित नहीं होने चाहिए और आईपीसी के किसी भी धारा या भारत के किसी दूसरे कानून की भी कोई धारा का उल्लंघन नहीं होना चाहिए। ये 5 चीज़ें होंगी, तभी कोई उत्पाद पेटेंटेबल हो सकता था। इसको आप लिखिए और इसके नीचे फिर से आप चीज़ों को ऐड करिएगा। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए, अब इसके नीचे लिखिएगा, नया का मतलब क्या होता है? नया का मतलब होता है समथिंग दैट इज़ नॉट सीन, इसके नीचे लिखना है। इंग्लिश में पहले बोलूँगा, हिंदी में बाद में बोलूँगा। समथिंग दैट इज़ नॉट सीन और प्रेज़ेंट अर्लियर। समथिंग दैट इज़ नॉट सीन और प्रेज़ेंट अर्लियर। हिंदी में क्या लिखेंगे? ऐसा उत्पाद जो पहले से नहीं बना हो। ऐसा उत्पाद जो पहले से नहीं बना हो। दूसरा, आविष्कारी। इसका एक ही एक्सप्लेनेशन है, क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, नॉट जस्ट डिस्कवरी। क्रिएशन ऑफ ह्यूमन माइंड, कॉमा, नॉट जस्ट डिस्कवरी। हिंदी में लिखिए, मानव मस्तिष्क का एक नया सृजन। मानव मस्तिष्क का एक नया सृजन। केवल खोज मात्र नहीं। मानव मस्तिष्क का एक नया सृजन, केवल खोज मात्र नहीं। अब औद्योगिक अनुप्रयुक्तता के बारे में लिखिए। औद्योगिक अनुप्रयुक्तता के बारे में लिखिए। इसके 2 हिस्से होंगे। यूजफुल फॉर पीपल, कैन बी मास प्रोड्यूस्ड। ठीक है, यूजफुल फॉर पीपल एंड कैन बी मास प्रोड्यूस्ड। हिंदी में लिखिएगा, जनसाधारण के लिए उपयोगी। जनसाधारण के लिए उपयोगी। और दूसरा, कैन बी मास प्रोड्यूस्ड, बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव। बड़े पैमाने पर उत्पादन संभव। अब यहां पे आ जाइए, धारा 3 और 4 से नियंत्रित या प्रतिबंधित नहीं। तो इसका एक्सप्लेनेशन ये है कि इसी पेटेंट्स एक्ट 1970 के कुछ प्रोविजंस ऐसे हैं जो उन चीजों को क्लियरली बताते हैं कि ये पेटेंटेबल नहीं है। मिसाल के तौर पे कोई ऐसी मेडिसिन जिस पे पहले से पेटेंट दी जा चुकी है और उस मेडिसिन को किसी दूसरे मेडिसिन के साथ आप कंबाइन कर देते हैं और उसके लिए पेटेंट के लिए आते हैं, तो वो पेटेंट आपको नहीं मिलेगी, क्योंकि कॉम्बिनेशन में एक मेडिसिन जो पहले से है और दूसरी मेडिसिन शायद उसका भी पेटेंट हो और उनको कंबाइन करके आप एक तीसरा पेटेंट नहीं ले सकते। अक्सर फार्मा कंपनीज ये करती हैं कि जो मेडिसिन का पेटेंट एक्सपायर हो रहा हो, उसको किसी दूसरे मेडिसिन के साथ कंबाइन करके एक कॉम्बिनेशन मेडिसिन पे पेटेंट लेने की कोशिश करते हैं। सेक्शन 3 बहुत क्लियर है कि उस पे पेटेंट नहीं मिलेगा।
इसी तरह से नेचर में पाए जाने वाले कोई बैक्टीरिया, नेचर में पाया जाने वाला कोई एनिमल, कोई प्लांट, उस पे डायरेक्ट पेटेंट नहीं मिलेगा। लेकिन अगर मॉडर्न बायोटेक्नोलॉजी से आपने किसी बैक्टीरिया में, किसी पौधे में चेंज किया है, जिससे कि उसकी उपयोगिता बढ़ सकती है, जिससे कि आप उसको मास प्रोड्यूस भी कर सकते हैं, इन दैट केस वो पेटेंटेबल है। इसी तरह से क्लियर किया गया है कि सॉफ्टवेयर पेटेंटेबल नहीं होता, लेकिन सॉफ्टवेयर को अगर हार्डवेयर के साथ पेश किया जाए, तो वो पूरा का पूरा प्रोडक्ट पेटेंटेबल है। जिस कैमरे से मेरी अभी लाइव स्ट्रीमिंग हो रही है, वो कैमरा अपने सॉफ्टवेयर के साथ पेटेंटेबल है, लेकिन अगर हम बात करें इसी कैमरे की कि क्या इस कैमरे का सॉफ्टवेयर अलग से पेटेंटेबल है, तो सॉफ्टवेयर को अलग से पेटेंट नहीं मिलेगा। कई बार फार्मा कंपनीज क्या करती हैं कि एक दवाई की जब पेटेंट खत्म हो गई, तो उस दवा को किसी और के साथ कंबाइन भी नहीं करते, ठीक है? पहले वाले केस में क्या था कि दवा को कंबाइन कर दिया। इस वाले केस में क्या है कि दवा को कंबाइन भी नहीं करते। वो करते क्या हैं कि वो इसको एक छोटे से मॉडिफिकेशन में मॉडिफिकेशन से चेंज कर देते हैं। तो व्हाट दे डू कि अब एक छोटी-सी मॉडिफिकेशन उसमें कर देंगे। मॉडिफिकेशन एक एग्ज़ाम्पल बताता हूँ कि जैसे बीडाक्विलिन है टीबी की दवा। अब उसमें एक छोटा-सा आप मॉडिफाई कर दें, उसको मिथाइल बीडाक्विलिन कर दें। अब टेक्निकली ये एक नया मॉलिक्यूल है। लेकिन अगर उससे, उस मॉडिफिकेशन से, उस मेडिसिन की प्रभाव शक्ति बढ़ नहीं जाती, उस मेडिसिन की उपयोगिता नहीं बढ़ जाती, तब तक वो पेटेंटेबल नहीं है। तो ये तमाम चीजें सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में निर्दिष्ट हैं, बताई गई हैं। तो कोई भी चीज तभी पेटेंटेबल होगी जब पहली, दूसरी, तीसरी और पांचवी शर्त पूरी होगी, और इसके साथ साथ चौथी शर्त भी पूरी होनी चाहिए कि सेक्शन 3 और सेक्शन 4 में जितनी चीजें बताई गई हैं कि ये पेटेंटेबल नहीं है, तो उनमें से कोई भी ऐसी चीज वहां नहीं हो रही हो जिसको आप पेटेंट के लिए लेकर आए हैं। आई होप इट इज क्लियर। इसके नीचे लिख लीजिए, पेटेंट अधिनियम 1970 के धारा 3 और 4 में, पेटेंट अधिनियम 1970 के धारा 3 और 4 में उन तकनीकों और उत्पादों का उल्लेख है, उन तकनीकों और उत्पादों का उल्लेख है जो पेटेंट योग्य नहीं होते, जो पेटेंट योग्य नहीं होते। जो पेटेंट योग्य नहीं होते। इसको इंग्लिश में लिखिए, द अबव सेक्शंस ऑफ द पेटेंट्स एक्ट 1970, the above sections of the Patents Act 1970 cover such techniques and products, cover such techniques and products which are not worthy of a patent, which are not worthy of a patent. श्रेया कह रही है कि सर पेटेंट को हिंदी में क्या कहते हैं? श्रेया, पेटेंट की हिंदी पेटेंट ही है, ठीक है? इसकी सारी बाकी हिंदी बनावटी है। आप शब्दार्थ का अनुवाद कर सकते हैं, लेकिन जब हम पेटेंट अधिनियम की बात करते हैं, 1970 में बना हुआ कानून है, तो वहां पे भारतीय पेटेंट अधिनियम के नाम से ही इस अधिनियम को बनाया गया था। राइट? तो ये हो गया। और ये तो स्वतः स्पष्ट है कि आईपीसी, ठीक है, इंडियन पिनल कोड या किसी अन्य कानून का ये उल्लंघन नहीं करती हो, तब पेटेंट योग्यता होगी। अब हम आते हैं पेटेंट की जो मूल स्वरूप में जो पेटेंट के प्रावधान थे, उसकी बात कर लेते हैं। ये तो पेटेंट योग्यता हो गई। पेटेंट की अवधि और अन्य विनियमन।
सबसे पहला अधिकतम अवधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन, प्रोडक्ट और प्रोसेस। तीसरा, स्पेशल प्रोविजंस फॉर ड्रग्स, केमिकल्स एंड प्रोसेस्ड फूड। दवा, रसायन, और रसायन से हमारा मेन मतलब था कृषि रसायन और खाद्य सामग्री से जुड़े विशेष प्रावधान। करेक्ट। तो ये चीजें हो गई। तो सबसे पहली बात क्या थी, और अगर ऊपर वाले को इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है तो द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट एंड अदर रेगुलेशन लिख लीजिए। द ड्यूरेशन ऑफ पेटेंट एंड अदर रेगुलेशन। नियम और अधिनियम में क्या अंतर है? पुनित। पुनित मामला तो है पॉलिटी का, एक बार पॉलिटी में पूछना कि नियम और अधिनियम में क्या फर्क है। बाकी मैं आपको क्लास के अंत में बता दूंगा कि नियम और अधिनियम में क्या फर्क है। ठीक है, चलो अब हम देखते हैं कि पेटेंट की अवधि को लेकर के जो मैक्सिमम ड्यूरेशन दी गई थी वो 14 ईयर्स की दी गई थी, वो मैक्सिमम पॉसिबल था। और वो भी हमने क्या किया था कि 14 ईयर्स को भी देने में हमने कहा था फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन, नॉट फ्रॉम द डेट ऑफ ग्रांट ऑफ पेटेंट, बट फ्रॉम द डेट ऑफ एप्लीकेशन। ये पॉसिबल है कि जब आपने अप्लाई किया आपको पेटेंट मिलने में 1 साल 2 साल का वक्त लग गया, ये होता है। ठीक है, लेकिन जिस दिन को आपने अप्लाई किया उस दिन से 14 ईयर्स काउंट होगा। और जब हम बात करते हैं मेडिसिन, केमिकल और फूड आइटम्स की, तो उसमें बस 7 ईयर्स का था। उसके बाद हम आते हैं पेटेंट प्रोडक्ट पे था या प्रोसेस पे था। तो इंडिया बहुत क्लियर था कि हम प्रोडक्ट का पेटेंट नहीं देंगे, हम प्रोसेस का पेटेंट देंगे। फिर इंडस्ट्रीज के द्वारा थोड़ा विरोध हुआ, तो हमने कहा कि मेडिसिन, केमिकल और फूड में तो हम प्रोसेस का पेटेंट रखेंगे, और प्रोडक्ट का पेटेंट कुछ ऐसे ही केसेस में हम देंगे। प्रोडक्ट का पेटेंट हम कुछ ऐसे ही केसेस में देंगे जिन केसेस में ऐसा लगता है कि ये प्रोडक्ट एंड टू एंड बहुत ज़्यादा आविष्कारी है, वहीं पे हम प्रोडक्ट का पेटेंट देंगे। तो प्रोडक्ट का पेटेंट बहुत ही सीमित केसेस में दिया गया, और मेडिसिन, केमिकल और फूड में तो बिल्कुल भी नहीं दिया गया। तो ये चीज़ें हमें लिखनी है। और यहाँ पे पेटेंट का ड्यूरेशन क्या था? पेटेंट का ड्यूरेशन मेडिसिन, फूड और केमिकल के लिए बस 7 ईयर्स का था। ठीक है, लिखो। अधिकतम अवधि, मैक्सिमम ड्यूरेशन,
पेटेंट की अधिकतम अवधि 14 ईयर्स रखी गई। पेटेंट की अधिकतम अवधि 14 ईयर्स रखी गई। सामान्यतः 14 ईयर्स की गणना आवेदन की तिथि से की जाती थी। सामान्यतः 14 ईयर्स की गणना आवेदन की तिथि से की जाती थी। पेटेंट की अधिकतम अवधि 14 ईयर्स की रखी गई। सामान्यतः 14 ईयर्स की गणना आवेदन की तिथि से की जाती थी। इंग्लिश में लिखिएगा, इट वॉज केप्ट एट 14 ईयर्स। इट वॉज केप्ट एट 14 ईयर्स maximum, comma, usually counted from the date of application. Usually counted from the date of application. दूसरा, प्रोडक्ट पे दिया गया या प्रोसेस पे दिया गया। सो अब इसको आप लिखें, पहले हिंदी में लिखें। अधिकांश श्रेणियों में उत्पादन की तकनीक पर पेटेंट दिया गया। अधिकांश श्रेणियों में उत्पादन की तकनीक पर दिया गया। इंग्लिश में लिखें, इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज, इन मोस्ट ऑफ द कैटेगरीज it was given on the process, it was given on the process and technique and not on the product, and not on the product. इसको लेकर के स्पेशल प्रोविजन क्या थे? दवा, रसायन और खाद्य सामग्री से जुड़े विशेष प्रावधान क्या थे? 3 प्रावधान थे। पहला प्रावधान, पेटेंट की अधिकतम अवधि 7 वर्षों की। पेटेंट की अधिकतम अवधि 7 वर्षों की। दूसरा, पेटेंट सिर्फ प्रोसेस पर, पेटेंट सिर्फ प्रोसेस पर। कई अगला अगला पॉइंट है, कई विशेष परिस्थितियों में पेटेंट वापस भी लिया जा सकता है। कई विशेष परिस्थितियों में पेटेंट वापस भी लिया जा सकता है। ठीक है? इन सेवरल केसेस पेटेंट कैन बी रिवोक्ड। इन सेवरल केसेस पेटेंट कैन बी रिवोक्ड। पेटेंट को रिवोक किया जा सकता है। अब हम लोग आ जाते हैं कि ग्लोबलाइजेशन के बाद इंडिया के पेटेंट एक्ट पर क्या फर्क पड़ता है। तो ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया तो एक तरह से हमने 1991 में ही शुरू कर ली थी, लेकिन 1995 में इंडिया डब्ल्यूटीओ का मेंबर बनता है और उसके साथ साथ ट्रिप्स का भी मेंबर बनता है। डब्ल्यूटीओ की जो फाउंडिंग ट्रीटीज हैं उनमें से ट्रिप्स एक है, और अगर हम बात करें ट्रिप्स के मेन प्रोविजन की, तो उसका आर्टिकल 27 बहुत क्लियर है। वो कहता क्या है कि प्रोडक्ट और प्रोसेस दोनों पे पेटेंट दिया जाए। सिर्फ प्रोडक्ट पे मत दीजिए या सिर्फ प्रोसेस पे मत दीजिए, दोनों पे दीजिए। ठीक है? दूसरी बात ये कि टेक्नोलॉजी के सारे फील्ड में आपको देना होगा। इसका मतलब है कि इसमें कोई भी एक्सेप्शन नहीं होगा, चाहे वो मेडिसिन हो या एग्रोकेमिकल हो, वगैरह वगैरह। और अगली बात ये कही गई कि फॉर अ मिनिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर, अगर आप डब्ल्यूटीओ के मेंबर हैं तो ये मिनिमम पीरियड ऑफ 20 ईयर्स आपको फॉलो करना है कि 20 ईयर्स के लिए आप टेक्नोलॉजी के सारे कैटेगरीज में आप पेटेंट दे रहे हैं। हमारे पेटेंट एक्ट को इस तरह से हमने 1999 में मॉडिफाई किया।
फिर ईयर 2002 में मॉडिफाई किया और फिर ईयर 2005 में मॉडिफाई किया कि पूरी तरह से वो डब्ल्यूटीओ की रिक्वायरमेंट के हिसाब से अनुरूप बन सके। कोई क्वेश्चन? 14 ईयर्स, 14। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता के बाद परिवर्तन। चेंजेस आफ्टर डब्ल्यूटीओ मेंबरशिप। इंडिया ज्वाइंट डब्ल्यूटीओ कब? 1995 में। उसका मतलब है कि इंडिया इज ऑटोमेटिकली a signatory to ट्रिप्स। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। भारत ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता 1995 में ली। दूसरा लिखिएगा, भारत स्वतः ट्रिप्स संधि का भी सदस्य है, क्योंकि बगैर आप ट्रिप्स संधि के सदस्य बने आप डब्ल्यूटीओ के सदस्य तो बन ही नहीं सकते। डब्ल्यूटीओ की सदस्यता लेने के लिए बहुत सारी और भी संधियों की जरूरत होती है, जिसमें से ट्रिप्स एक है। चेंजेस रिक्वायर्ड इन इंडियन पेटेंट्स एक्ट 1970 to align with the provisions of the TRIPS. ट्रिप्स की संधि के अनुरूप बनाने के लिए ट्रिप्स की संधि के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता। ट्रिप्स की संधि के अनुरूप बनाने के लिए भारतीय पेटेंट अधिनियम में संशोधन की आवश्यकता। A window of 10 years given to change the IPR laws. रीजन क्या था इसका? डेवलपिंग कंट्री। ठीक है, हिंदी में लिखिएगा। पेटेंट अधिनियम में संशोधन के लिए भारत को 10 साल का समय दिया गया। भारत को 10 साल का समय दिया गया। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। क्योंकि भारत एक विकासशील देश है। अगर 10 साल नहीं देता तो क्या होता? हो सकता है कि भारत
डब्ल्यूटीओ का सदस्य नहीं बनता। और दुनिया के डेवलप्ड कंट्री ऐसा चाहते नहीं, क्योंकि भारत उनके लिए बहुत बड़ा बाजार था। भारत का इंटरेस्ट ये था कि भारत अपने प्रोडक्ट को दुनिया के बाजार में आराम से भेज सकेगा, लेकिन दुनिया के दूसरे देशों का इंटरेस्ट ये था कि वो अपने प्रोडक्ट को भारत के इतने बड़े बाजार में बेच सकेंगे। डन। तो भारत ने डब्ल्यूटीओ की सदस्यता 1995 में ली। सदस्यता लेने के नतीजन भारत स्वतः ट्रिप्स संधि का भी सदस्य बना। भारत के आईपीआर लॉज को, खासतौर पे पेटेंट एक्ट 1970 को संशोधन की आवश्यकता थी ट्रिप्स के प्रावधानों के अनुरूप बनने के लिए। और फाइनली एक 10 साल का पीरियड दिया गया, एक विंडो ऑफ 10 इयर्स दिया गया टू चेंज द आईपीआर लॉज ऑफ इंडिया। भारत के आईपीआर लॉज, पेटेंट अधिनियम और दूसरे भी अधिनियमों को चेंज करने के लिए हमें 10 साल का वक्त दिया गया, क्योंकि हम एक विकासशील देश थे। ठीक है। तब की हकीकत कुछ और थी। आज भारत वहां से बहुत 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 ज्यादा आगे निकल गया, लेकिन आज भी भारत विकासशील देशों की श्रेणी में ही आता है। वजह है भारत में पर कैपिटा इनकम, भारत आज भी दुनिया के बहुत देशों से बहुत पीछे है। हालांकि अगर हम ओवरऑल जीडीपी की बात करें तो 1995 की तुलना में इंडिया का जीडीपी कई गुना बढ़ गया है। बावजूद इसके आज भी हम विकासशील देशों की श्रेणी में आते हैं। चलो, तो ये हो गई। अब हम आते हैं ट्रिप्स की पेटेंट संबंधी मुख्य बातें या मुख्य प्रावधान। जब प्रावधान लिखेंगे तो यहाँ पे इसको ट्रिप्स के कर देंगे। ट्रिप्स के पेटेंट संबंधी मुख्य प्रावधान, मेजर पेटेंट रिलेटेड प्रोविजंस, ऑफ ट्रिप्स। सबसे पहला, सर्टेन मिनिमम स्टैंडर्ड्स applicable to all members, patent to be available on patent to be available on all major, मेजर भी नहीं, ऑन ऑल, ऑन भी नहीं होगा, फॉर होगा, फॉर ऑल एरियाज ऑफ टेक्नोलॉजी। हिंदी में बता रहा हूं जल्दी। अवेलेबल फॉर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोसेस, और लास्ट है अवेलेबल फॉर मिनिमम ऑफ 20 years। तो ये सारी चीजें थी, हिंदी में बता देते हैं। कुछ न्यूनतम मापदंड, मैं स्क्रीन से हट गया हूं सो दैट कि जो लोग लिख रहे हैं इंग्लिश में लिख लें, हिंदी वाले बच्चे मेरे साथ लिखेंगे डिक्टेशन में। कुछ न्यूनतम मापदंड सभी देशों पर एक समान लागू, सभी देशों पर
एक समान लागू। ठीक है? दूसरा, प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट उपलब्ध होगा। प्रौद्योगिकी के सभी क्षेत्रों में पेटेंट उपलब्ध होगा। तीसरा, उत्पाद और तकनीक दोनों पर ही पेटेंट उपलब्ध। उत्पाद और तकनीक दोनों पर ही पेटेंट उपलब्ध। लास्ट, पेटेंट कम से कम 20 वर्षों के लिए उपलब्ध। पेटेंट कम से कम 20 वर्षों के लिए उपलब्ध। पेटेंट कम से कम 20 वर्षों के लिए उपलब्ध। प्रिंस पूछ रहे हैं पेटेंट कैसे मिलता है? आपके पास कुछ पेटेंट के लायक चीज़ है तो अप्लाई कर सकते हैं ऑनलाइन। ठीक है? अब लास्ट लिख लीजिएगा। आईपीए में कुछ संशोधन। पहला मेजर संशोधन 1999 में हुआ, फिर दूसरा हुआ 2002 में और तीसरा मेजर संशोधन हुआ 2005 में, जिसके बाद ये पूर्णतः अनुरूप हो गया। इंग्लिश वाले बच्चे लिख लें। Significant amendments were done. Significant amendments were done in the year. Significant amendments were done in the year. आईपीए का फुल फॉर्म इंडियन पेटेंट्स एक्ट। कितनी बार बताया? Significant amendments were done in 1999, in 1999, 2002, 2002, and in 2005. To make it fully, to make it fully aligned to TRIPS, to make it fully aligned with TRIPS. चलो, लिटरेचर का पेटेंट नहीं, लिटरेचर की कॉपीराइट मिलेगी।
लिटरेचर का पेटेंट नहीं, लिटरेचर का कॉपीराइट मिलेगा जी। आर वी डन? कर लिया? अब आज की व्यवस्था क्या है पेटेंट की? तो आज की व्यवस्था है एग्ज़ैक्टली जैसे ट्रिप्स ने कहा कि सारे कैटेगरीज़ में मिलना चाहिए, 20 साल के लिए मिलना चाहिए और प्रोडक्ट पे भी मिलेगा, प्रोसेस पे भी मिलेगा और लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारे लॉ में कुछ सेफगार्ड्स भी हैं। और हमारे लॉ के जो मेन जो सेफगार्ड्स हैं, वो है सेक्शन 3D। सेक्शन 3D बहुत क्लियर करता है फार्मा सेक्टर के लिए कि किसी एग्जिस्टिंग मॉलिक्यूल में छोटे-मोटे चेंजेस करके अगर आप उसको पेटेंट कराना चाहते हैं, तो वो पेटेंटेबल है नहीं। और इसका एक सबसे अच्छा बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जाम्पल हमें मिलता है नोवार्टिस के केस में। नोवार्टिस क्या है? तो नोवार्टिस एक स्विट्जरलैंड की कंपनी है, मेडिसिन बनाने वाली कंपनी है। तो नोवार्टिस की एक कंपनी थी जिसका नाम था ग्लाइवेक। नोवार्टिस का एक दवा थी, सॉरी कंपनी नहीं, नोवार्टिस की एक दवा थी जिसका नाम था ग्लाइवेक, जो कैंसर की दवा थी। अब ग्लाइवेक का पेटेंट इंडिया में खत्म हो रहा था। नोवार्टिस को चाहिए था कि एक बार और पेटेंट करा लें, तो फिर हम 20 साल तक इस दवा को सिर्फ हम ही बना पाएंगे, हम ही बेच पाएंगे और काफी प्रॉफिट कमाएंगे। तो इन्होंने क्या किया कि ग्लाइवेक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट होता है, ग्लाइवेक तो ब्रांड नेम था, जैसे कालपोल ब्रांड नेम है, लेकिन एक्टिव इंग्रेडिएंट क्या है उसका? पैरासिटामॉल है। तो इसी तरह से ग्लाइवेक का जो एक्टिव इंग्रेडिएंट था, उसका नाम था इमैटिनिब। ठीक है? तो इन्होंने इमैटिनिब को थोड़ा-सा मॉडिफाई करके उसका एक मॉडिफाइड वर्ज़न बनाया, इमैटिनिब मेसाइलेट, ठीक है? और इन्होंने कहा कि ये तो नया मॉलिक्यूल है, इसका पेटेंट दिया जाए। और डेवलप्ड कंट्रीज़ को एक्चुअली फ़र्क नहीं पड़ता। जो डेवलप्ड कंट्री हैं, कई डेवलप्ड कंट्री ने इमैटिनिब मेसाइलेट पे पेटेंट दे भी दिया कि चलो लो ले लो पेटेंट। और उसके बाद उन कंट्रीज़ में सिर्फ नोवार्टिस ही उस मेडिसिन को बना रहा है। लेकिन इंडिया में जब वो पेटेंट के लिए गया, और याद रखिएगा कि पेटेंट आपको दुनिया के जिन-जिन कंट्रीज़ में बिज़नेस करना है, पेटेंट उन सारे कंट्रीज़ में आपको लेना होगा। कल हमने इसकी बात की थी कि जब भी आप पेटेंट के लिए जाते हैं, तो जिन-जिन कंट्रीज़ में आपको बिज़नेस करना है, उन सारे कंट्रीज़ में आपको अप्लाई करना होगा। हाँ, कुछ कंट्री एक ग्रुप बना करके और एक पेटेंट सिस्टम क्रिएट कर लेते हैं, जैसे कि यूरोपियन यूनियन। तो इंडिया में अप्लाई किया गया, हमारे पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया। हमारे पेटेंट ऑफिस ने कहा कि ये पेटेंटेबल नहीं है, सेक्शन 3D के वायलेशन में है। आपने जो मेडिसिन बनाई है, वो मेडिसिन बस एक पहले की मेडिसिन का मॉडिफाइड वर्ज़न है और आपने अभी तक इसको प्रूव नहीं किया कि ये बेहतर है पुराने वाले मेडिसिन से। ये ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, ये आप प्रूव ही नहीं कर सके, तो ये हम एक्सेप्ट नहीं करेंगे। नोवार्टिस को बड़ा कॉन्फिडेंस था और बहुत बड़ी कंपनी है नोवार्टिस, तो फिर वो कोर्ट में चले गए। हाई कोर्ट, उल्टा फैसला नोवार्टिस के खिलाफ, सुप्रीम कोर्ट चले गए और सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ये फैसला आता है। सुप्रीम कोर्ट में 2013 में ये फैसला आता है कि पेटेंट ऑफिस सही थी, नोवार्टिस गलत था। नोवार्टिस को इमैटिनिब मेसाइलेट पर पेटेंट नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि उन्होंने बस एक मामूली सा चेंज करके पेटेंट को बेसिकली एवरग्रीन करने की कोशिश की है। सदाबहार पेटेंट उनको चाहिए, 20 साल के पेटेंट से उनकी ज़रूरत पूरी नहीं होती। तो नोवार्टिस ये केस हार गया। अब नोवार्टिस अब उस मेडिसिन का लाइसेंस नोवार्टिस को देना पड़ा दूसरी कंपनियों को, ठीक है? नोवार्टिस को उसका लाइसेंस दूसरी कंपनियों को देना पड़ गया। क्यों? क्योंकि अब आप पेटेंट में हो ही नहीं, तो आपको देना पड़ जाएगा दूसरी कंपनियों को उसका लाइसेंस। उसके बाद एक हमारा ये बहुत इंटरेस्टिंग केस है। उसके बाद हम आते हैं दूसरे केस पर, जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग का केस, ठीक है? जो दूसरा केस है, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग का केस है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग हमारे पेटेंट लॉ के सेक्शन 84 में शामिल है।
ठीक है? धारा 84 जो पेटेंट लॉ का है, वो कंपल्सरी लाइसेंसिंग के साथ डील करता है। पहले नोवार्टिस का केस एक बार मैं आपसे पूछता हूँ कि नोवार्टिस का केस थोड़ा समझ में आ रहा है कि नोवार्टिस का केस क्या हुआ था? 2013 वाला मामला जो था? ट्रिप्स के स्पेलिंग में क्या गलती लग रही है आप लोगों को? ट्रिप्स की तो स्पेलिंग अच्छी खासी सही है, सही और सुंदर है। अगर इससे आपत्ति है तो ये हटा दे रहे हैं। अब ठीक है ट्रिप। चलो, तो ये बात अब समझ में आ गई हमारे, ठीक है? अच्छा, नोवार्टिस डब्ल्यूटीओ में क्यों नहीं गया? डब्ल्यूटीओ में जब आप तब जाते हैं, मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल आए। तो देखो, डब्ल्यूटीओ में तब जाता ना, जब उसके पेटेंट का किसी ने उल्लंघन कर दिया हो और इंडिया उस पर सही कार्रवाई नहीं कर रहा हो, तब नोवार्टिस डब्ल्यूटीओ में जा सकता था। यहां पे क्या था कि नोवार्टिस एक नया पेटेंट लेकर आया कि ये हम पेटेंट के लिए ला रहे हैं। इंडिया ने कहा कि ये पेटेंट योग्य नहीं है। अब नोवार्टिस ने उसको कोर्ट में चैलेंज किया। कोर्ट ने कहा कि नहीं, पेटेंट ऑफिस का डिसीजन सही है। सुप्रीम कोर्ट में गया। सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि नहीं, पेटेंट ऑफिस का डिसीजन एकदम सही है, ये पेटेंट के लायक नहीं है। और बहुत क्लियर कट था कि आपने इमेटिनिब मिसाइलेट बनाया। समझ गए बात। अब आप ये बता दीजिए कि ये पुराने वाले इमेटिनिब से ये ज्यादा इफेक्टिव कैसे है, ये समझा दीजिए बस हमें। क्या ये ज्यादा कैंसर सेल्स को किल करता है? क्या ये जल्दी कैंसर सेल्स को एलिमिनेट करता है? करता क्या है? तो नोवार्टिस कहते क्या है कि ये ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होता है। तो पेटेंट ऑफिस ने कहा कि हमको डेटा दिखाइए ज्यादा बेहतर कैसे एब्जॉर्ब होता है, और हमको ये भी डेटा दिखाइए कि ज्यादा बेहतर एब्जॉर्ब होकर के क्या ये ज्यादा बेहतर कैंसर के सेल्स को किल कर पाता है। नोवार्टिस के पास डेटा नहीं था, क्योंकि उनका मोटिव तो था पेटेंट को रिन्यू कराने का, और एक ट्रेंड है पेटेंट एवरग्रीनिंग का। फार्मा कंपनी अक्सर पेटेंट एवरग्रीनिंग का सहारा लेती हैं ताकि उनका जो मॉनिटरी इंटरेस्ट है, वो मॉनिटरी इंटरेस्ट फुलफिल होता रहे। फार्मा इंडस्ट्री में ये बड़ी जबरदस्त ट्रेंड चलती है, बहुत जबरदस्त ट्रेंड चलती है। तो इसलिए ये जरूरी था कि नोवार्टिस के इस टेंडेंसी पर रोक लगाई जाए। और आप गौर करिएगा, बिल्कुल यही टेक्निक अमेरिकन कंपनी जॉनसन एंड जॉनसन अपनाती है बीडाक्विलिन को लेकर के। बीडाक्विलिन टीबी की लास्ट रिजॉर्ट मेडिसिन है। मतलब जब टीबी बिल्कुल किसी दूसरे मेडिसिन से क्लियर नहीं हो रही है, तो बीडाक्विलिन अवेलेबल है। फार्मेसी स्टोर में नहीं मिलेगा। सिर्फ हॉस्पिटल की सप्लाई में बीडाक्विलिन आती है, गवर्नमेंट और प्राइवेट। अगर हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल बीडाक्विलिन को ऑर्डर कर सकता है। बीडाक्विलिन का पेटेंट इंडिया में जुलाई 2023 में एक्सपायर हो रहा था। क्यों जुलाई 2023 में? इसका मतलब है क्या बीडाक्विलिन 2003 से है? इंडिया में 2003 से नहीं है, बाहर था 2003 से। तो जहां पर एक बार इसको पेटेंट मिल गया, जब इंडिया में वो पेटेंट लेने आया, तो उसने कहा कि देखो, हमें अमेरिका में पेटेंट मिला हुआ है, हमें यूरोप में पेटेंट मिला हुआ है। तो इंडियन पेटेंट ऑफिस ने कहा, अच्छा कब से मिला हुआ है? तो 2003 से पेटेंट है। ठीक है, तो 2003 से 20 साल के लिए तुम यहां भी ले लो। ऐसा नहीं है कि इंडिया में आपने नया अप्लाई किया तो उस दिन से 20 साल का मिलेगा। आपके पास जो पहले से पेटेंट है, उस पेटेंट की डेट से 20 साल के लिए इंडिया में दे दिया। तो अभी बीडाक्विलिन को इंडिया आए हुए मुश्किल से 8 साल हुए हैं, और 8 साल में उनका पेटेंट खत्म। अब जॉनसन एंड जॉनसन बीडाक्विलिन में छोटे मोटे चेंज करके ले गया पेटेंट ऑफिस के पास कि इस पे पेटेंट दे दो। पेटेंट ऑफिस ने मना कर दिया। और अब जॉनसन एंड जॉनसन की हिम्मत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट चला जाए इस मामले को लेके। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही शानदार एग्जाम्पल सेट किया 2013 में, जब एक बहुत बड़ी फार्मा कंपनी के इस रिक्वेस्ट को सुप्रीम कोर्ट ने एकदम बॉटम से, एकदम रूट से
खारिज कर दिया। तो ये बहुत बड़ा एक विक्ट्री है, एक बहुत बोल्ड स्टैंस था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का। आप यकीन नहीं करेंगे 2014 में मेंस में इस पे सवाल बना था, सेक्शन 3D को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है, नोवार्टिस के केस के संदर्भ में इसका डिस्कशन कीजिए। 2013 में ये जजमेंट है, 14 में मेंस में ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएगा। अच्छा, अब आते हैं हम सेक्शन 84 पे, जो है कंपल्सरी लाइसेंसिंग। ये चीजें लिखने की नहीं है, ये आपके पीडीएफ में है। तो अब हम आते हैं 2012 के एक केस पर, ठीक है, उससे एक साल पहले। यहां पे क्या है कि बायर, BAYER, एक जर्मन कंपनी है, ठीक है, और उसकी एक दवा है नेक्सावर, ठीक है, बायर की एक दवा है नेक्सावर, ये भी कैंसर की दवा है, और जो एक्टिव इंग्रेडिएंट है वो है सोरेफेनिब, ठीक है, एक्टिव इंग्रेडिएंट जो है सोरेफेनिब है। तो ये मेडिसिन बेयर इंडिया में बेचता था, इंडिया में इसका बड़ा मार्केट है, और बेयर महीने की खुराक तकरीबन 3 लाख के ऊपर की पड़ती थी। सोच के देखो कितने इंडियन इसको अफोर्ड कर पाएंगे, 9 के बराबर इंडियन इसको अफोर्ड कर पाएंगे। बेयर कहता था कि हम 1000 कोर्स पर मंथ तो हम इंडिया में डोनेट कर रहे हैं, तो हम बाकी को तो पैसे लेकर के चार्ज करेंगे ना। 1000 जिनको जरूरत है, ऐसे 1000 पेशेंट को तो हम खुद ही डोनेट कर रहे हैं इंडियन हॉस्पिटल्स को, अलग अलग हॉस्पिटल को, बाकी पेशेंट अफोर्ड कर लेंगे। लेकिन इंडिया में अगर इस मेडिसिन की डिमांड कम से कम महीने में 50,000 से 1 लाख की अगर है, और आप 1000 डोनेट भी कर दे रहे हैं, तो बाकी के 99,000 या कम से कम 49,000, एग्जैक्ट डेटा इस पे है नहीं, लेकिन एक उम्मीद थी जो नेटको फार्मा ने कहा था कि 50,000 से 1 लाख पेशेंट को इस मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, 50,000 से 1 लाख लोगों को इस मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। और बेयर कहता है कि बस हम 1000 फ्री में दे रहे हैं, बाकी को हम जिस प्राइस पे बेचना चाहें बेच लें। नेटको फार्मा ने कहा कि हमारे पेटेंट ऑफिस को कि सेक्शन 84 का इस्तेमाल करते हुए हमको इसका कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया जाए। सेक्शन 84 का इस्तेमाल करते हुए हमको इसका कंपल्सरी लाइसेंस दे दिया जाए, और हम बना करके आपको देते हैं एकदम सस्ते में। अब बेयर भिड़ गया पेटेंट ऑफिस में। पेटेंट ऑफिस ने कहा कि आप कम से कम कितने में बना करके दोगे। तो बेयर ने कहा कि हम कम से कम 1 लाख रुपए पर मंथ से कम में तो हम नहीं बना सकते। नेटको ने कहा कि हम 10,000 से कम में बनाकर सप्लाई करेंगे। बेयर ने कहा कि हम नहीं कर पाएंगे। पेटेंट ऑफिस ने कहा कि आपको नेटको को इसका लाइसेंस देना पड़ेगा, और नेटको को इसका लाइसेंस मिल गया। इंटरेस्टिंग बात है कि नेटको को इसका लाइसेंस मिल गया। प्रियंका कह रही है सर आज तक भारत में कैंसर की दवा क्यों नहीं बन पाई। देखो प्रियंका, सबसे पहली बात कि कैंसर कई तरह के होते हैं, और कैंसर की कोई एक दवा सारे तरह के कैंसर की ट्रीटमेंट कर दे, ये भी पॉसिबल नहीं है। कैंसर की अलग अलग टाइप्स होती हैं, उसके अलग अलग मेडिसिन होती हैं। दूसरी बात क्या है कि कैंसर की मेडिसिन को डेवलप करने का जो प्रोसेस है वो बहुत ही ज़्यादा खर्चीला प्रोसेस है, बहुत ही ज़्यादा मेडिकल ट्रायल्स होते हैं। इंडिया की फार्मा कंपनीज अमूमन छोटी फार्मा कंपनीज हैं जिनके पास उतना ज़्यादा रिसर्च और डेवलपमेंट का बजट नहीं है। तो ये कुछ रीजंस हैं जिनकी वजह से कैंसर की कोई इफेक्टिव दवा इंडिया में उसका R&D नहीं हुआ है, और यही इंडियन साइंटिस्ट ग्लोबल फार्मा कंपनीज के लिए काम करके वहां पे R&D कर रहे हैं ना। इंडियन साइंटिस्ट ही हैं जो R&D कर रहे हैं। तो अब क्या हुआ कि नेटको को पेटेंट ऑफिस ने दे दिया कि आपको कंपल्सरी लाइसेंस दी जाती है इसकी। अब नेटको को जब इसकी कंपल्सरी लाइसेंसिंग मिली, तो बेयर हाईकोर्ट में चला गया, चेन्नई हाईकोर्ट में, कि ये गलत हुआ है। चेन्नई हाईकोर्ट ने कहा कि नहीं, बिल्कुल सही हुआ है। आप जिस प्राइस पॉइंट पर बेच रहे हैं उस प्राइस पॉइंट पर कोई भी इंडियन उसको अफोर्ड नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो कि कोई लाइफस्टाइल प्रोडक्ट होता, आईफोन 15 प्रो मैक्स होता, आप
1.5 लाख का बेचो, 2.5 लाख का बेचो, 10 लाख का बेचो, किसी की जिंदगी उस पर डिपेंड नहीं कर रही। लेकिन अगर कैंसर की मेडिसिन को आप इस तरह से पर मंथ 3 लाख की खुराक पे या पर मंथ 1 लाख की खुराक पे बेचोगे, तो वो आपका जस्टिफाइड क्लेम नहीं है, खास तौर पे तब जब एक दूसरी इंडियन कंपनी उसको 10,000 रुपए से कम में बना करके बेचने के लिए तैयार है। तो आज हमारे कंट्री में जो सोरेफेनिब मेडिसिन है, सोरेफेनिब मेडिसिन आज हमारी कंट्री में सस्ता इसलिए उपलब्ध है क्योंकि पेटेंट एक्ट का सेक्शन 84 इन्वोक किया गया और नैटको को उसका लाइसेंस मिला। राइट, तो ये दूसरा केस है। आपस की बातचीत बंद कर दें। अंकुश मेरी बुक की प्रिंटिंग को लेकर चिंतित हैं। अंकुश, मेरी बुक की परवाह मत करो, मैं कुछ करता हूं उसकी। अभी हम लोग इस टॉपिक को फिनिश करने की चिंता कर लें तो वो ज़्यादा बेहतर होगी। ठीक है, इसके बाद छोटी छोटी चीज़ें हैं, फटाफट कर लेंगे। कॉपीराइट और जीआई, तो ये टॉपिक आपका फिनिश हो जाएगा। अब लेटेस्ट स्टोरी है बीडाक्विलिन की। तो बीडाक्विलिन एक मेडिसिन है जो मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी की मेडिसिन है। वो है बीडाक्विलिन। अमेरिकन फार्मा कंपनी है जॉनसन एंड जॉनसन, उसकी ये मेडिसिन है। और ये टीबी की दवा है, मल्टी ड्रग रेजिस्टेंट। जहां पे दूसरी दवाएं टीबी की काम नहीं करती हो, वहां पर बीडाक्विलिन काम कर जाती है। इसका जो करंट प्राइस है वो लगभग 400 अमेरिकी डॉलर है, 6 महीने के कोर्स का। 6 महीने तक ये दवा चलती है और 400 अमेरिकी डॉलर इसकी प्राइस है। डॉलर का एग्जैक्ट प्राइस मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी 80 तो होगा ही। तो 32,000 रुपये का ये कोर्स है। इंडिया जैसे कंट्री में 32,000 की दवा का पूरा कोर्स जो 6 महीने की है वो बहुत ही ज्यादा एक्सपेंसिव है। जुलाई में इसका प्राइमरी पेटेंट बिराक्विलिन का एक्सपायर हो रहा था। जॉनसन एंड जॉनसन अब अप्लाई करता है इसी जुलाई में, जुलाई 2023 की बात है। तो जॉनसन एंड जॉनसन अप्लाई करता है कि अब इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिए हैं और इससे ये इफेक्टिव हो गया है। पेटेंट ऑफिस ने कहा कि बिल्कुल इफेक्टिव नहीं हुआ है, ये बिडाक्विलिन जो है वो बिडाक्विलिन अब पेटेंट के बाहर हो रहा है। उसके बाद जॉनसन एंड जॉनसन थोड़े और मॉडिफिकेशंस करके लाता है। पेटेंट ऑफिस ने कहा कि ठीक है, ये नया वाला मॉडिफिकेशन आपका, और जो पुराना वाला बिडाक्विलिन था वो अब इंडिया में कोई भी बना सकता है, उसकी लाइसेंस आप दे दीजिए। तो एक तरह से जॉनसन एंड जॉनसन को मजबूर होना पड़ा। और आज की डेट में इंडिया के जो जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर हैं, जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर का मतलब क्या होता है? जेनरिक ड्रग मैन्युफैक्चरर का मतलब होता है कि वो मैन्युफैक्चरर जो उन मेडिसिन को बना सकते हैं जिस पे अब पेटेंट का प्रोटेक्शन नहीं है, और उसको फिर वो सस्ते में बेच सकते हैं। तो जिससे पेटेंट का प्रोटेक्शन हट गया है, उसको हम जेनेरिक ड्रग की श्रेणी में रख सकते हैं। तो आज बिडाक्विलिन जुलाई 2023 के बाद अब एक इंडिया में जेनरिक ड्रग की श्रेणी में है, और जेनरिक ड्रग के मैन्युफैक्चरर सीडीएसओ के पास अप्लाई करके और इसको बनाने की परमिशन लेकर के और बना सकते हैं। तो उससे फायदा क्या होगा? बिडाक्विलिन का इंडिया में कॉस्ट कम हो जाएगा। तो ये है कहानी एवरग्रीनिंग और कंपल्सरी लाइसेंसिंग। सेक्शन 3D याद रहना चाहिए, वो है एवरग्रीनिंग के खिलाफ, जो कि जॉनसन एंड जॉनसन कर रहा था बिडाक्विलिन के केस में, और जो नोवार्टिस ने करने की कोशिश की थी ग्लीवेक मेडिसिन के केस में, जहां पे इमैटिनिब उसका मेन इंग्रेडिएंट था। और सेक्शन 84 याद रखिएगा, जो कि कंपल्सरी लाइसेंसिंग को लेकर के है। कंपल्सरी लाइसेंसिंग 3 सूरतों में दी जा सकती है। अंडर 3 circumstances कंपल्सरी लाइसेंसिंग कैन बी गिवन। एंड व्हाट आर दोज 3 situations? पहला, कि आपके पास पेटेंट है लेकिन आप उस क्वांटिटी में बना ही नहीं पा रहे जिस क्वांटिटी में समाज को उसकी जरूरत है। मान लो कि आपने कोई बहुत इफेक्टिव वैक्सीन बना ली,
और आपकी फैक्ट्री जो है, आप जिस फैक्ट्री में उसको बना रहे हैं, उस फैक्ट्री की मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी पर डे 5,000 डोज़ की है। जबकि हमारे कंट्री में मान लो पर डे 50,000 डोज़ की ज़रूरत है। तो ज़ाहिर है कि इन द पब्लिक इंटरेस्ट वो किसी और को भी लाइसेंस मिलना चाहिए, ताकि जितनी क्वांटिटी में उस मेडिसिन की ज़रूरत है, वो उपलब्ध हो सके। दूसरा क्या है कि आप बना तो रहे हो और ये बड़ा ही क्रिटिकली इम्पोर्टेंट प्रोडक्ट है, लेकिन आप पेटेंट का गलत फ़ायदा उठा करके ऐसे प्राइस पे उसको बेचने की कोशिश कर रहे हैं, जिस प्राइस पर ज़्यादातर लोग नहीं खरीद सकते, तो फिर कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जा सकती है। तीसरी बात आती है कंपल्सरी लाइसेंसिंग की, जब कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, जब कोई पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की सिचुएशन आ जाए, तब फिर से कंपल्सरी लाइसेंसिंग दी जा सकती है कि पेटेंटेड ड्रग है और अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांस हम आपको बनाने दे सकते थे, कहीं कोई दिक्कत है नहीं। लेकिन चूंकि अब पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी की नौबत है, तो इसलिए अब आपको बनाने की इजाज़त मिलेगी नहीं अकेले, अब ये लाइसेंस कुछ और लोगों को देकर के बल्क में प्रोड्यूस कराना होगा। अगर ये सारी चीज़ें, सारी स्टोरी अच्छे से क्लियर हो गई हैं, तो आप समझिएगा कि पेटेंट के अब आप अच्छे खासे सिविल सर्विस के लिए आप पेटेंट के अच्छे खासे नॉलेजेबल स्टूडेंट हो गए। पेटेंट लॉयर नहीं बने, उसके लिए और पढ़ना पड़ेगा। एक पाउंड इंडिया का कितना रुपीज़ है? अरे हमको फॉरेन एक्सचेंज का कोई बहुत बड़ा ज्ञाता मत समझो, 100-1 रुपए के आसपास होगा। चलो, अब हम आते हैं कॉपीराइट्स पर। ठीक है? अब हम आते हैं कॉपीराइट्स पर, जो कि कॉपीराइट एक्ट 1957 से ठीक है? तो हमारे देश में जो कॉपीराइट की व्यवस्था है, वो कॉपीराइट एक्ट 1957 के अंतर्गत संचालित होती है, जो कि 1958 से इफ़ेक्टिव है। 1958 से ये प्रभावी है, कॉपीराइट एक्ट। किन चीज़ों पर ये कॉपीराइट एक्ट दी जाती है? कॉपीराइट बुक्स, टेक्स्ट बुक, किसी भी तरह की एकेडमिक बुक, दूसरी किताबें, सेल्फ हेल्प बुक वगैरह, फिर किसी भी तरह की लिटरेरी क्रिएशंस पे, साहित्यिक रचना, ये कविता, कहानी, नाटक, उपन्यास कुछ भी हो सकती है, तो लिटरेरी क्रिएशन। और एकेडमिक बुक तो मैंने बता ही दिया। फिर रिकॉर्डिंग्स ऑफ लाइव परफॉर्मेंसेस। अगर कोई आर्टिस्ट कहीं लाइव परफॉर्म कर रहा है, अगर ऑथराइज तरीके से उसकी रिकॉर्डिंग हुई है, तो आर्टिस्ट की सहमति से, तो उस पे कॉपीराइट मिलेगा। मैंने अपने मोबाइल में रिकॉर्ड कर लिया और उसको कॉपीराइट कराने की कोशिश करूं, और अगर आर्टिस्ट ने ही आपत्ति कर दी, तो वो कॉपीराइट के योग्य नहीं माना जाएगा। ठीक है? इसी तरह से रिकॉर्डिंग ऑफ लाइव क्लासेस, मैं क्लास ले रहा हूं, ये रिकॉर्ड हो रहा है। अगर मैंने रिकॉर्डिंग की इजाज़त दे रखी है, तो ये रिकॉर्डिंग भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होगा। अगर रिकॉर्डिंग नहीं हो रही, तो मेरी ये क्लास कॉपीराइटेबल नहीं है। ये तो मैंने क्लास ले ली, ये हवा में उड़ गई क्लास, है ना? लेकिन अगर इसकी रिकॉर्डिंग हो गई और मेरी सहमति से हो गई, तो ये कॉपीराइट के अंदर प्रोटेक्टेड होगा। तो किसी भी तरह का लाइव परफॉर्मेंस, यहाँ तक कि मैचेस के लाइव परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग, अगर मैच कंडक्ट कराने वाली बॉडी के सहमति से हुई है, दूसरे शब्दों में क्रिकेट का मैच है तो बीसीसीआई की सहमति से हुई है, ओलंपिक का कोई टूर्नामेंट है, कोई इवेंट है, ठीक है?
तो वो ओलंपिक कमिटी के सहमति से अगर रिकॉर्डिंग हुई है, तो याद रखिएगा कि वो रिकॉर्डिंग भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। तो नाटक हो रहा है, नाटक की रिकॉर्डिंग है, तो वो भी कॉपीराइट प्रोटेक्टेड होगा वगैरह-वगैरह। फिर सॉन्ग्स एंड म्यूजिक रिकॉर्डिंग्स, मोशन पिक्चर्स मतलब फ़िल्म जिसको हम कहते हैं, तो मोशन पिक्चर्स किसी भी तरह का डॉक्यूमेंट्री हो सकता है, शॉर्ट फ़िल्म हो सकता है, तो ये सब के सब कॉपीराइट प्रोटेक्टेबल हैं। और लास्ट में याद रखिएगा, सॉफ्टवेयर्स भी कॉपीराइट प्रोटेक्ट होते हैं, सॉफ्टवेयर पे पेटेंट नहीं मिलता। तो ये सब जो हैं कॉपीराइट से प्रोटेक्टेबल चीज़ें हैं। इसको मैं कलर थोड़ा बदल देता हूँ कि उधर वाले से वो मिक्स ना करे। डन। तो अब ये पता चल गया कि हमारे कंट्री में कॉपीराइट किस चीज़ पे मिलती है। कॉपीराइट ज़ाहिर है कि बर्न कन्वेंशन कॉपीराइट का कॉन्सेप्ट आता है बर्न कन्वेंशन ऑफ 1886 से, जिसमें एक मेजर मॉडिफिकेशन हुआ था 1971 में। इसके अलावा यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन है 1951 का, जो कि ये बताता है कि कॉपीराइट को रजिस्टर भी कराने की ज़रूरत नहीं है, क्रिएट हो गया, क्रिएशन की प्रूफ हो तो वो अपने आप कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है। और कॉपीराइट को ट्रिप्स भी स्वीकार करता है कि ट्रिप्स के अंदर भी कॉपीराइट स्वीकार्य है। तो हमारे जो प्रोविजंस हैं, प्रोविजंस आर इन अलाइनमेंट विद ट्रिप्स, बर्न कन्वेंशन, 1886, मॉडिफाइड इन 1971, और यूनिवर्सल कॉपीराइट कन्वेंशन कब का है ये? 1951 का है। कहने का मतलब कि भारत का कॉपीराइट एक्ट इनके अनुरूप है। राइट, इनके जो भी प्रोविजंस हैं उनके अनुरूप है। और इंडिया ने वाइपो की कॉपीराइट ट्रीटी को भी, जिसको हम कहते हैं WCT, उसको भी इंडिया ने ज्वाइन किया है 2013 में, आज से 10 साल पहले। जब मैं बोर्ड पे लिखने लग गया तो आप में से कई सारे लोग इधर-उधर की बात करने में लग गए। प्लीज़ इसको बंद कीजिए। प्लीज़ इसको बंद कीजिए। 12 बजे से पॉलिटी की क्लास है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। और उसकी जानकारी ऐसे मुझे है कि आज ही से पॉलिटी की क्लास 12 बजे से है। अगर 12 बजे से होगी तो 11:50 तक आप लोगों को छोड़ दूँगा। हाँ, राजेश सर 12 बजे से क्लास ले रहे हैं, तो मैं आराम से आप लोगों को 11:50 में छोड़ता हूँ। अभी है हमारे पास 10 मिनट का टाइम। अगर जीआई का कुछ लिखने का बचेगा तो कल लिख लेंगे, नहीं तो आज हम उसको पीडीएफ में आपको समझा अभी देंगे।
पीडीएफ में शामिल कर देंगे, कोई डाउट होगी तो पूछ लेंगे। अभी है हमारे पास 10 मिनट का टाइम, तो लेट अस यूज़ दैट। तो इंडिया इसके अलावा जो है WCT, वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी 2013 का भी सदस्य है, ठीक है, जिसको हम कहते हैं WCT, वाइपो कॉपीराइट ट्रीटी 2013 का भी इंडिया सदस्य है, ठीक है ना। अब सवाल उठता है कि कितने वक्त के लिए कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दिया जाता है, ठीक है। तो कॉपीराइट का प्रोटेक्शन दो तरीके से दिया जाता है। सबसे पहली बात है कि अगर लिटरेरी वर्क है, ड्रामेटिक वर्क है और आर्टिस्टिक वर्क है, ठीक है, लिटरेचर है, ड्रामा है, जिसमें सारी किताबें आ जाती हैं। ड्रामा में सारे परफॉर्मेंसेस जो थिएटर वगैरह होता है उसकी रिकॉर्डिंग, और आर्टिस्टिक वर्क है। तो ऑथर के जीवन काल और उसके बाद 60 ईयर्स, और ऑथर का जो भी जीवन काल है तब तक वो कॉपीराइट प्रोटेक्टेड है, और उसके अलावा 60 ईयर्स और के लिए उसको कॉपीराइट मिलता है। और ये कब से शुरू होता है? जिस दिन से वो क्रिएट हो गया उस दिन से ऑथर के पूरे जीवन काल, और ऑथर के डेथ के अगले दिन से 60 साल और इसकी गिनती होगी, ठीक है। उसके बाद ऐसे काम जो आर्टिस्टिक वर्क, थिएटर, ये सब में नहीं आते, ठीक है। वो एनोनिमस वर्क हो सकता है कि किसी ने किताब लिखी, अपना नाम नहीं दिया उस पर, ठीक है। कई लोग अपना नाम दिए बगैर किताब लिखते हैं, ठीक है, वो स्यूडोनिम। उसके बाद फिल्में हो गई, साउंड की रिकॉर्डिंग हो गई, गवर्नमेंट का वर्क हो गया, पब्लिक रिपोर्ट हो गए, उन सब पे भी कॉपीराइट मिलता है, ठीक है। लेकिन वहां पे क्या है कि इट इज प्रोटेक्टेड फॉर जस्ट 60 ईयर, इट इज प्रोटेक्टेड फॉर जस्ट 60 ईयर्स। दूसरे शब्दों में बोलें तो जिस दिन पब्लिश हुआ उसके अगले 1 जनवरी से 60 साल तक वो प्रोटेक्टेड है, बस। तो एनोनिमस वर्क, गवर्नमेंट की रिपोर्ट, फिल्में, साउंड की रिकॉर्डिंग, ये सबको 60 इयर्स का प्रोटेक्शन मिलता है फ्रॉम द 1 जनवरी आफ्टर द पब्लिकेशन। प्रोटेक्शन, लिटरेरी वर्क, ड्रामा, आर्टिस्टिक वर्क। इसमें क्या है? ऑथर्स लाइफ टाइम प्लस 60 इयर्स। ऑल अदर, जैसे कि फिल्म्स, गवर्नमेंट रिपोर्ट्स, पब्लिक रिपोर्ट्स, etc. 60 years from January 1 आफ्टर पब्लिकेशन। पब्लिकेशन के डेट के बाद जो 60, जो 1 जनवरी आती है उस दिन से 60 इयर्स। वाई प्रोटेक्शन ऑन गवर्नमेंट रिपोर्ट? इसलिए कि उस रिपोर्ट को कोई मिसयूज करके, मान लो एक एग्जांपल हम देते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इकोनॉमिक सर्वे पब्लिश करती है, ठीक है। इकोनॉमिक सर्वे की मुझे पता है कि सिविल सर्विस के एस्पिरेंट के बीच में बहुत डिमांड होती है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको कॉपीराइट प्रोटेक्ट नहीं किया। 1 मिनट के लिए इमेजिन करो,
अब मैं उसको गवर्नमेंट उसको पीडीएफ फ्री में अपलोड कर दी। अब मैं उस पीडीएफ को डाउनलोड करता हूँ, बेशक उसको दोबारा खुद से टाइप करवा लूँ और अपने नाम से उसको बेचने लगता हूँ। अब क्या ये सही होगा? गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट के इतने सारे लोगों ने बैठ करके इतना सारा डेटा इकट्ठा करके उस रिपोर्ट को बनाया है और उससे कोई और ऐसे ही पैसे कमा ले, दैट इज जस्ट नॉट फेयर। तो गवर्नमेंट की रिपोर्ट को भी कॉपीराइट प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है। ठीक है। अब लास्ट कॉन्सेप्ट है जीआई का, जिसके बारे में थोड़ी सी बात हमने पीछे भी की थी। तो जीआई की बात हम कर लेते हैं। लिखने का काम या तो कल करेंगे या लिखने का काम मैं पीडीएफ में कर दूंगा। तो जीआई सबसे आसान टाइप का इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी समझने के लिए है। हम उन प्रोडक्ट्स के लिए जीआई की व्यवस्था करते हैं जिनकी विशेषता इस बात से उत्पन्न होती है कि वो कहाँ के प्रोडक्ट हैं। उसकी वजह से पूरी दुनिया में उसकी एक साख होती है, उस पूरी दुनिया में उसकी एक मांग होती है। और वो कहाँ के प्रोडक्ट हैं वो दो चीज़ों पर निर्भर करती है। या तो उस जगह की ज्योग्राफी पर। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें तो मलिहाबाद के मैंगोज, मुजफ्फरपुर की शाही लीची और असम की चाय, दार्जिलिंग की चाय वगैरह वगैरह। तो इन सब की साख इस चीज से निर्भर करती है कि वो कहाँ पर बने हैं, कहाँ से उत्पन्न हुए हैं ज्योग्राफिकली। क्योंकि वहाँ की ज्योग्राफी में, वहाँ की मिट्टी में, वहाँ के रेन पैटर्न में, वहाँ के लाइट के पैटर्न में कुछ ऐसी खासियत तो है कि वो वहाँ पर सबसे बेहतर उपजता है। दूसरा, कुछ जगहों की एक स्थानीय शिल्प कला होती है, एक ट्रेडिशनल वे ऑफ मेकिंग होता है और उसकी वजह से भी वो चीज उल्लेखनीय हो सकती है। जैसे कुल्लू की शॉल, तिरुपति के लड्डू, है ना। इसी तरह से अगर आप अलग अलग जगह जाएं तो बिहार में मगही पान, वो भी जीआई टैग से उसको नवाजा गया है। ठीक है। तो ये सारी चीजें इस तरह से उनकी विशेषता बढ़ती है क्योंकि वो एक खास ट्रेडिशनल तरीके से बनाए गए हैं। बनारस की जड़ी वाली साड़ियाँ, मुरादाबाद का ब्रासवेयर, अलीगढ़ के ताले, पीतल वाले ताले वगैरह वगैरह, ये सब के सब, ठीक है, ये सब के सब जो है जीआई टैग से जीआई टैग कमांड करने वाले ये प्रोडक्ट हैं। तो ये एक ट्रेडिशनल क्राफ्ट के थ्रू, ट्रेडिशनल टेक्निक के थ्रू बनाए गए हैं जिसकी वजह से वो विशेष हैं। डब्ल्यूटीओ के ट्रिप्स में जीआई टैग को माना गया है और इसलिए इंडिया को एक नया लॉ बनाना पड़ा 1999 में। तो इंडिया के उस लॉ को हम कहते हैं ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1999, जिसके तहत ज्योग्राफिकल इंडिकेशन अलग अलग चीज़ों की एप्लीकेशन आती है। एप्लीकेशन कभी भी एक इंडिविजुअल की तरफ से, एक व्यक्ति की तरफ से नहीं आता। एप्लीकेशन हमेशा ही एक ग्रुप की तरफ से आता है जो या तो उस उत्पाद के उपज में लगा हुआ है या वो उस उत्पाद के मैन्युफैक्चरिंग में लगा हुआ है एक ट्रेडिशनल तरीके से। और फिर उसकी विशेषता पर ध्यान दिया जाता है, वो कितना उल्लेखनीय है, अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय बाजार में उसकी साख कितनी है और उस साख के पीछे उसके ज्योग्राफिकल ओरिजिन का कितना योगदान है। और ये सब चीज़ जब एक बार हम लोग ध्यान में रख लेते हैं, ठीक है, उसके बाद हम उसको अगर लायक समझते हैं तब उसको हम एक जीआई टैग देते हैं। तो आज की डेट में हमारे कंट्री में 484 जीआई टैग से रिकॉग्नाइज्ड प्रोडक्ट हैं। ये अगस्त 2023 का डेटा है। 484 जीआई टैग से रिकॉग्नाइज्ड गुड्स हैं। कुछ एग्रीकल्चरल हैं और कुछ मैन्युफैक्चर्ड गुड्स हैं, लेकिन उनके पीछे एक ट्रेडिशनल टेक्निक है। और उत्तर प्रदेश के पास 48 जीआई टैग हैं जो कंट्री का हाईएस्ट है, सेकंड हाईएस्ट है, सॉरी। और 48 जीआई टैग जो उत्तर प्रदेश के पास है, उस 48 में ज्यादातर हस्तशिल्प के हैं। ये तो हुआ सेकंड हाईएस्ट। हाईएस्ट किसके पास है? तमिलनाडु के पास है, 55 जीआई टैग। ठीक है ना, 55 जीआई टैग। नंबर 3 पे कर्नाटक है, 46 जीआई टैग। तो अगर ये आप
3 ही स्टेट को देख लें, तो तकरीबन आप 150 के आस-पास तो पहुँच जाते हैं। तो 150 ये 3 स्टेट के पास हैं 484 में से। और जीआई टैग जब एक बार दे दिया जाता है उस कोऑपरेटिव को, तो उस कोऑपरेटिव के सदस्य ही उसको यूज़ कर सकते हैं। वो इस बात का एश्योरेंस देते हैं कि वो जब भी बनाएँगे उसी टेक्नीक को फ़ॉलो करके बनाएँगे और इस तरह से वो जहाँ भी वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे, वो जीआई टैग के साथ करेंगे। उससे उनको बेहतर रिटर्न मिलता है, ग्लोबली एक रिकॉग्निशन मिलती है और देश की भी साख उससे बढ़ती ही बढ़ती है। तो बस इतना ही तो है जीआई टैग को लेकर के, ठीक है ना? अगर लिखना होगा तो कल लिखेंगे और नहीं तो इसको मैं पीडीएफ में इंक्लूड कर दूँगा। और अब आप मेरी क्लास से फ्री हैं। भिलाई का स्टील जीआई टैग में नहीं आएगा। और क्यों नहीं आएगा, उसका रीज़न बता देता हूँ। वो नॉर्मल स्टील है, उसमें कोई ऐसी विशेषता नहीं है कि वो भिलाई में एक ट्रेडिशनल तरीके से बना है, इसलिए ये कुछ ख़ास स्टील है, इसलिए। ठीक है? तो चलो कम से कम आईपीआर को हमने कंप्लीट कर लिया। अगर कुछ थोड़ा-सा लिखना होगा तो कल लिखेंगे, नहीं तो आई विल ट्राई कि मैं इसको पीडीएफ में इंक्लूड करके आपके साथ शेयर कर लूँ। तो गुड बाय एवरीवन। अब आप लोग पॉलिटी की क्लास के लिए तैयार हो जाइए। गुड बाय। कल 10 बजे क्लास है।